Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome back friends to the another video tutorial from X-Physio, a guide to explore your physiology. तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। ये स्टमक है, ये फर्स्ट पोर्शन आया स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसे ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम यहां से कट करके देखते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखता है। तो यहाँ पे ऐसे फोल्ड्स नजर आ रहे हैं आपको। अब इसे इनलार्ज्ड करके देखते हैं। तो अब देखो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिजेस बने हुए हैं। रिजेस समझते हो क्या है? यहाँ से ऐसे रेस्ट पोर्शन है, यहाँ से ऐसे रेस्ट पोर्शन है और फिर यहाँ से ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसे रेस्ट स्ट्रक्चर है एंड देन इट इज गोइंग डाउन and then it is going up. इन फोल्ड्स को प्लाइकेस सर्कुलैर्स कहते हैं। प्लाइकेस सर्कुलैर्स के ऊपर ऐसे प्रोजेक्शंस है। अब देखो गट की 4 लेयर्स कौन सी है? सबसे अंदर वाली म्यूकोसा, उसके बाहर वाली सब म्यूकोसा, उसके बाहर मस्क्यूलरिस और उसके बाहर सीरोसा। तो ये सब म्यूकोसा और म्यूकोसा दोनों के बने हुए हैं। ये जो फोल्ड्स है यहाँ पे, मस्क्यूलरिस है नीचे, ये सब म्यूकोसा है और ये वाली म्यूकोसा है। तो ये जो सब म्यूकोसा और म्यूकोसा पूरी फोल्ड हो गई है, उसे प्लाइकोसर्कुलैर्स बन रहे हैं और फिर उसके ऊपर म्यूकोसा के फोल्ड्स है ऐसे, उसे विलाय कहते हैं। तो सबसे अंदर विलाय है। अब विलाय की ये वाली सरफेस सेल्स से बनी हुई है, ये ऐसे सेल्स है। अब देखो हमारी बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू का काम होता है किसी भी सरफेस को कवर करना। अगर मेरी स्किन बाहर से कवर्ड है तो वो इपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड है। अगर मेरा स्टमक अंदर से लाइंड है तो ये इपिथेलियल टिश्यू के सेल्स से लाइंड है। तो इंटेस्टाइन भी सबसे अंदर इपिथेलियल टिश्यू से ही लाइंड होगी। तो वो कौन सा इपिथेलियल टिश्यू होता है? वो कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू है। ये टिश्यू ऐसा लेंथ में होता है, लंबे लंबे कॉलम्स होते हैं विलाय के ऊपर। जब ये कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, तो ये कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू की ऐसे ना साइटोप्लाज्म की फिंगर्स बन जाती है। इनको माइक्रोविलाय कहते हैं। अब देखो डाइजेशन कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब क्या होना है? एब्जॉर्ब होनी है चीजें। एब्जॉर्ब होने के लिए सरफेस चाहिए जिससे एब्जॉर्ब हो सके। अब ये सरफेस जितना ज्यादा होगा उतना ही एब्सॉर्प्शन इजी हो जाएगा। अब ज्यादा कैसे करते हैं कि हम किसी सरफेस को फोल्ड कर देते हैं, तो जितने फोल्ड्स होंगे उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना एब्सॉर्प्शन इजी होगा। जो सबसे बड़े फोल्ड्स है उसे प्लाइकेस सर्कुलैर्स कहते हैं। प्लाइकेस सर्कुलैर्स के ऊपर म्यूकोसा के फोल्ड्स हैं जिससे विलाय कहते हैं। म्यूकोसा के ऊपर जो इपिथेलियल लेयर्स हैं उनके ऊपर भी फोल्ड्स हैं, उनका साइटोप्लाज्म ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाती है ताकि और ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाए। अब एब्जॉर्ब करने के लिए इनको माइक्रोविलाय कहते हैं। जैसे कि आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो जो ड्यूडेनम है उसमें सारे के सारे डाइजेशन हो जाती है खाने की। शुरू तो बक्कल कैविटी से ही हुई है। ड्यूडेनम तक पहुंचते पहुंचते सारा डाइजेशन हो गया। अभी तुमको एब्सॉर्प्शन करना है, तो इलियम और जेजुनम में मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन होता है। अब देखो ये जो माइक्रोविलाय है
ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ब्रश होता है, जैसे कि हमारा कंघी करने वाला ब्रश होता है, जूते साफ करने वाला ब्रश होता है, ऐसे ब्रश का सरफेस नहीं लगता है, इसलिए इसको ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम कहते हैं। देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पैनक्रियाटिक जूस यहाँ से आ रहा है, लीवर का भी यहीं से आता है। अब देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस कैसे कैसे एक्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस कहां से रिलीज होता है, पहले उसके ग्लैंड देखते हैं। ये विलाय है, इन दोनों विलाय के बीच एक ग्लैंड लगा होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस को सीक्रेट करेगा। क्योंकि ये ग्लैंड छुपा हुआ है दो विलाय के बीच में, इसको बोलते हैं क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन, कोई भी हिडन पैसेज को क्रिप्ट कहते हैं। तो जिस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था उसके नाम से इसे कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुहेन। ये इंटेस्टिनल ग्लैंड है, इनसे बहुत सारे सिक्रीशंस होगी। ये सारे सिक्रीशंस यहाँ से भर भर के इस पोर्शन के थ्रू निकलेगी, इस पोर्शन को डक्ट कहते हैं। तो मतलब इस ग्लैंड के पास डक्ट है, ये जाके सारा सिक्रीशंस यहाँ पे ल्यूमेन में फैला देगा। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ। अब ये क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुहेन से जो पूरा सिक्रीशंस रिलीज होता है उस पूरे को सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। इंटेस्टिनल जूस को सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। सक्कस एंटेरिकस के बहुत सारे एंजाइम्स हैं, उनको सबको मिला के ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी कहते हैं। क्योंकि ब्रश बॉर्डर पे जो सेल्स है, ये जो सेल्स है वो यहाँ पे ग्लैंड के ऊपर भी वही सेल्स लगे हुए हैं। दैट मीन्स ग्लैंड को भी ब्रश बॉर्डर सेल्स ही लाइन कर रहे हैं, इसलिए इनके सिक्रीशंस को ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कहते हैं। अब देखते हैं एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो प्रोटीन्स आखिरी स्टेज में पहुंचे हुए थे, पैनक्रियाटिक जूस से अमाइनो पेप्टाइडेज बना था। इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा, अमाइनो पेप्टाइडेज। एक अमीनो एसिड निकल गया, क्या बचा? अल्टीमेटली दो अमीनो एसिड की चेन बन गई, इसको कहते हैं डाइपेप्टाइड। अब डाइपेप्टाइड के ऊपर एक्ट करेगा डाइपेप्टाइडेज, टूट गया और सिंगल सिंगल अमीनो एसिड बन जाएगा। देन सेकंड, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहां तक हुई थी? माल्टोज बना था, कुछ माउथ में बन गया था 30% और 70% पैनक्रियाटिक जूस से बन गया था। और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि तुम चीनी खाते हो वो सुक्रोज है। सुक्रोज कैसे बनती है? एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के ज्वाइन करके बनती है। तो ये जो दो दो चीजों को ज्वाइन करके बनते हैं ना, वो पहले नहीं टूटते। तो यहाँ पे 3 कार्बोहाइड्रेट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज माल्टोज, देन सुक्रोज दैट इज टेबल शुगर, एंड लैक्टोज दैट इज मिल्क शुगर। ये तीनों जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटती है और फाइनली सिंगल सिंगल शुगर बन जाती है। माल्टोज पे माल्टेज एक्ट करेगा, सुक्रोज पे सुक्रेज एक्ट करेगा और लैक्टोज पे लैक्टेज एक्ट करेगा। माल्टोज 2 ग्लूकोज का बना हुआ था, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज अलग हो जाएगी। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना हुआ था, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज हो जाएगी। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज अलग हो जाएगी। अब नेक्स्ट है लिपिड। लिपिड कौन से स्टेज पे पहुंचता था पैनक्रियाज में? मोनोग्लिसराइड बन गया था। अब इसको तोड़ दो, कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? लाइपेज एंजाइम एक्ट करेगा। क्या बनाएगा अल्टीमेटली? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। टूट गया फाइनल। अब लास्ट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पैनक्रियाज में न्यूक्लियोटाइड में टूट गए थे। न्यूक्लिएजेस की वजह से न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना होता है? शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप।
अब इसको तोड़ना है तो पहले इसका फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? फॉस्फेट एस डाल देंगे। क्या बना अल्टीमेटली? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड के ऊपर न्यूक्लियोसाइडेस एक्ट करेगा, ये दोनों टूट जाएगा और शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस अलग हो जाएगा। अब देखो, स्टमक से जो एसिडिक फूड आया था नीचे, उसे काइम कहा था। अब यहाँ पे एसिडिक नहीं डाल सकते क्योंकि सकस एंटेरिकस जो है, जो एंजाइम है, वो बहुत बेसिक एनवायरनमेंट में एक्ट करते हैं। स्टमक का पीएच 1.8 है और स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच 7.8। तो 1.8 को 7.8 में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो आपको पता है यहाँ पे लेयर्स है, सिरोसा, मस्क्युलरिस, सब म्यूकोसा और सबके अंदर म्यूकोसा, जिससे म्यूकस रिलीज होता है। यहाँ पे क्रिप्स ऑफ लाइबरकुहेन है, उससे एंजाइम रिलीज होते हैं। प्लस एक और इम्पोर्टेंट ग्लैंड होता है डुओडेनम में, जो कि बहुत डीप तक जाता है, जो कि बहुत स्पेशल ग्लैंड है। देखो, सारे ग्लैंड, चाहे वो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुहेन है, चाहे वो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो सिर्फ म्यूकोसा के अंदर जाते हैं। म्यूकोसा की फोल्डिंग होती है वो म्यूकोसल ग्लैंड है। सिर्फ एक ग्लैंड है जो इतने गहरे तक जाता है और सब म्यूकोसा तक पहुंच जाता है। इट्स अ सब म्यूकोसल ग्लैंड जो सिर्फ डुओडेनम में मिलता है, उसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? अल्कलाइन म्यूकस, ताकि काइम का पीएच बढ़ जाए। एक तो ब्रूनर ग्लैंड की वजह से बढ़ता है पीएच, प्लस पैंक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट एसिनस से बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज होते हैं। तो यहाँ से भी बाइकार्बोनेट आयंस जाते हैं बेसिक एनवायरनमेंट बनाने के लिए। प्लस लीवर में बाइल होता है। बाइल तो हाईली बेसिक होता है। तो इन तीनों सिक्रीशंस की वजह से यहाँ पे पीएच 7.8 हो जाता है। आपको पता है गट की 4 लेयर्स होती है। ये है म्यूकोसा, उसके बाहर वाली सब म्यूकोसा, उसके बाहर मस्क्युलरिस और उसके बाहर वाली सिरोसा। सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन होगी। अब मान लो यहाँ पे एसिड काइम आया। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हमेशा अपने एंजाइम्स नहीं रिलीज करेगी, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है। वो अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहती बिल्कुल भी। जब खाना आता है तभी वो स्पेसिफिकली रिलीज करती है। तो ये कैसे पता चलता है कि एंजाइम्स रिलीज करने हैं? यहाँ से कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, वो सिग्नल सबम्यूकोसा में ले जाते हैं। वो न्यूरॉन्स आगे न्यूरॉन्स को सिग्नल देते हैं, जो आगे जाके एनालाइज करते हैं कि अच्छा खाना आ गया है। यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। यहाँ पे न्यूरॉन होता है, वो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं उसके वहां पे। तो जब ये स्ट्रेच हुआ तो इसने यहाँ पे न्यूरॉन को बताया कि यार देखो क्या बात है, मेरे स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। इस न्यूरॉन ने एनालाइज किया कि खाना आ गया है। इसने फिर एक और न्यूरॉन को सिग्नल दिया। यहाँ पे कि एंजाइम्स रिलीज कराओ। बेसिकली न्यूरॉन्स ने आपस में बातचीत करके ये डिसाइड किया कि अब एंजाइम्स रिलीज होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ हार्मोन्स रिलीजिंग सेल्स होते हैं। मतलब सिग्नल सीधा क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन को नहीं जाएगा, यहाँ पे कोई और हार्मोन रिलीजिंग सेल्स है, उससे हार्मोन रिलीज होगा, फिर क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन को मिलेगा सिग्नल, और उसके बाद क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन यहाँ से एंजाइम रिलीज करेंगे। तो वो सेल्स जो हार्मोन रिलीज करते हैं और जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे लगे होते हैं, उनको एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं।
ये कहाँ कहाँ होते हैं? देखो, स्टमक की म्यूकोसा में यहाँ पे एक सेल होता है, ये गैस्ट्रिक पिट है। यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करेंगे। ये हार्मोन्स अल्टीमेटली गैस्ट्रिक पिट को कहेगा कि भैया पेप्सिनोजेन और एचसीएल वगैरह रिलीज करवा दो तो ज्यादा अच्छा होगा। जब खाना यहाँ पे आ गया है तो इन सेल्स को जी सेल्स बोलते हैं, जो कि गैस्ट्रिक पिट्स को स्टिमुलेट करेंगे एचसीएल और पेप्सिनोजेन रिलीज करने के लिए जब खाना स्टमक में पहुंच जाएगा। जी सेल एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे गैस्ट्रिन कहते हैं। गैस्ट्रिन स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू रिलीज एचसीएल एंड पेप्सिनोजेन। अब ये खाना यहाँ पे 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर हो गया था, फिर इसका काइम बन गया था, फिर ये नीचे आ गया था, डुओडेनम रीजन में आ गया था। सबसे पहले इस पे कौन एक्ट करेगा? तो यहाँ पे एक सेल होता है, उसका नाम है एस सेल। डुओडेनम में प्रेजेंट है, एक हार्मोन रिलीज करता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करता है? बहुत ही सीक्रेटली ये ब्लड में जाता है, ये ब्लड में जा जाके पहुंचता है पैंक्रियाज में। अब वो पैंक्रियाज से एक्सोक्राइन सिक्रीशंस करवाएगा, ये सिर्फ यहाँ जाके बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज कराता है और वाटर को रिलीज कराता है। इट वॉज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में यही हार्मोन मिला था। पैंक्रियाज से किसी को तो एंजाइम्स रिलीज करने के लिए कहना है ना, तो एक और सेल्स होते हैं यहाँ पे म्यूकोसा में, इनको कहते हैं सीसी के सेल्स। ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। जब भी ये कोल वर्ड आया, इसका मतलब कि गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है। ये ब्लड में से जाता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शंस कराता है, बाइल रिलीज कराता है, प्लस यही जाता है पैंक्रियाज में ब्लड के थ्रू ऑफ कोर्स और एंजाइम्स रिलीज कराता है। अब आखिरी सेल है के सेल। तो डुओडेनम में एक सेल है जिसे कहते हैं के सेल। के सेल एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज जीआईपी। इसका फुल फॉर्म है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये जाके स्टमक को बोलेगा कि तू अब गैस्ट्रिक को इनहिबिट करना है, क्योंकि स्टमक से खाना तो चला गया ना, यहाँ पे यहीं पे तो सारे सेल्स एक्टिवेट हुए हैं। तो स्टमक से सिक्रीशन होनी है तो वो वेस्ट है और हमें वेस्ट करना नहीं है, तो जीआईपी जाके स्टमक की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। तो अब देखो, जी सेल क्या रिलीज कराता है? गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज कराता है स्टमक से। कहाँ पे एक्ट करता है? स्टमक पे ही एक्ट करता है। क्या करता है? गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को एक्टिवेट करता है। एस सेल क्या करता है? सिक्रेटिन रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? डुओडेनम से रिलीज होता है। एक्शन कहाँ करता है? पैंक्रियाज में एक्शन करता है। क्या रिलीज कराता है? बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज कराता है। सीसीके क्या रिलीज कराता है? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज कराता है। कहाँ से? डुओडेनम से रिलीज कराता है। कहाँ पे कराता है एक्शन? पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर में। पैंक्रियाज से क्या रिलीज कराता है? एंजाइम्स और गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज कराता है। के सेल क्या रिलीज कराता है? जीआईपी हार्मोन रिलीज कराता है। कहाँ से? डुओडेनम से। और कहाँ पे एक्शन करता है? स्टमक और पैंक्रियाज में। क्या कराता है? गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कम कराता है। गैस्ट्रिन और जीआईपी एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को बढ़ाता है और जीआईपी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ अपनी फिजियोलॉजी एक्सप्लोर कीजिए।